Hi, welcome back. So today we are going to discuss about the difference between the liposomes and micelles. You know very well that both the structures are formed from the lipids. ठीक है, तो आज हम इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इनके स्ट्रक्चर को बनाकर देखेंगे कि इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है. ठीक है. So before coming on the liposomes and micelles, we would like to tell you some basic information about the lipids, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो जैसे कि आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके जितने भी लिपिड्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके जितने भी लिपिड्स होते हैं, ऑल लिपिड्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर एम्फीपैथिक इन नेचर. इस टर्म को आपको याद रखना है और इस टर्म को आज हम समझेंगे. एम्फीपैथिक इन नेचर. व्हाट डज मीन बाय एम्फीपैथिक? इट मीन्स दैट द लिपिड्स हैव हाइड्रोफोबिक नेचर एज वेल एज हाइड्रोफिलिक नेचर. ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जितने भी लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में होते हैं, ऑल हैव हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक नेचर. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर्स दैट द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इज व्हाट? आपको नाम याद आ गया होगा, उसका नाम क्या है? द नेम इज फोस्फोलिपिड. ठीक है, तो phospholipid is also the class of lipids found in the plasma membrane, and we have already discussed that all the lipids found in the plasma membrane has hydrophobic nature as well as hydrophilic nature. तो हम बात कर लें phospholipid की, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना बेसिक, वो कुछ इस तरीके का होता है. उसमें होता है एक हेड और दो होते हैं टेल्स. ठीक है, ये तो हो गया आपका हेड और ये क्या हो गए? टेल्स. ठीक है, तो इसमें जो आपका हेड होता है, ये जो आपका हेड होता है, ये होता है आपका हाइड्रोफिलिक. ठीक है, और जो आपके टेल्स होते हैं, जो दो टेल्स होते हैं, वो आपके हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं. तो हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब क्या? हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब आपका होता है कि दे आर वाटर रिपेलिंग, पानी से दूर भागते हैं. ठीक है, और हाइड्रोफिलिक नेचर का मतलब कि दे आर वाटर लविंग. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसका एक बेसिक सा रीजन ये है कि जो हेड होता है, मतलब जो हाइड्रोफिलिक रीजन होता है, ठीक है, इसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं, है ना. ये चीज आपको मैंने ऑलरेडी बता दी, तो अब हम यहीं पर समझेंगे अच्छे से कि जो आपका हेड है, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो ज़्यादा आसानी होगी इसको समझने में. तो यहाँ पर आपका ये हो गया हेड, ठीक है, और दो हो गए आपके टेल्स. ठीक है, तो ये हेड कैसा होता है आपका? हाइड्रोफिलिक. और ये जो दो टेल्स होते हैं, टेल्स, ये कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक. ठीक है, तो ये जो हेड होता है ना आपका, ये हाइड्रोफिलिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें होते हैं बहुत सारे आपके किस टाइप के मॉलिक्यूल आपके होते हैं हेड में? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है, वो या तो हो सकते हैं चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, या अगर अनचार्ज्ड हैं तो वो होंगे पोलर ग्रुप्स. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चार्ज्ड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एंड देयर आर सो मेनी अनचार्ज्ड पोलर ग्रुप्स आर फाउंड इन द हेड ऑफ द phospholipid. That's why the head is hydrophilic in nature. While if we talk about the hydrophobic nature of tails, why they are hydrophobic? Because the tails are consist of uncharged and non-polar molecules. ठीक है, यहां पर जो होता है वो क्या होता है?
हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, और आपको पता है अच्छे से दैट हाइड्रोकार्बन आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, दे आर नॉन पोलर। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। तो अब क्या होता है, क्योंकि इसका जो नेचर होता है ना वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक भी होता है और हाइड्रोफोबिक भी होता है। तो देखो यहाँ पर कि ये है आपका लिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसके पास हाइड्रोफिलिक नेचर भी है, हाइड्रोफोबिक नेचर भी है। ठीक, तो अब जब आप इसको एक्वस कंडीशन में डालोगे, वाटर के अंदर डालोगे, इफ यू विल पुट दिस लिपिड मॉलिक्यूल इनटू द वाटर, देन व्हाट विल हैपन, आपने इसको मान लो वाटर में डाल दिया। ठीक है, ये है वाटर। ठीक, और आपने क्या किया कि यहां पर इस लिपिड मॉलिक्यूल को डाल दिया। ठीक, ओके, अभी ये अकेला है, तो अभी अकेला है तो ये ऐसे फ्री फॉर्म में रहेगा। अब यहां पर अगर आपने और भी लिपिड मॉलिक्यूल्स डाले, और भी आपने बहुत सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स डाल दिए, ठीक है, तो क्या होगा, कि ये सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स एक साथ आने की कोशिश करेंगे। क्यों, ताकि इनका जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये पानी से दूर रह सके। तो इस पानी से बचने के चक्कर में ये सारे एक दूसरे के पास आ जाते हैं, उसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक फोर्स। तो हाइड्रोफोबिक फोर्स जो होता है ना, वो किसी तरीके का जैसे कि आप आयनिक इंटरेक्शन पढ़ते हो तो उसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हो तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स बनते हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रोफोबिक बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता, बल्कि ये एक हाइड्रोफोबिक फोर्स होता है। वो कैसे होता है कि पानी से दूर रहने के चक्कर में, हाइड्रोफिलिक कंडीशन से दूर रहने के चक्कर में जितने भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑल द हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर टू अवॉइड द हाइड्रोफिलिक कंडीशन। तो यहां पर क्या होगा कि देखो कि जितने भी हाइड्रोफिलिक पार्ट होंगे इसके, ये सब ऐसे आ जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, और इनका जो टेल होगा वो अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना। और ये देखो वाटर। तो अब यहां पर आप समझ सकते हो कि कंडीशन कैसे है यहाँ पे, एक्वस कंडीशन। और ये जो हेड है ये कैसे है, हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक हेड जो होगा वो हाइड्रोफिलिक की तरफ हो जाएगा, और जो ये जो जितने भी टेल्स थे हाइड्रोफोबिक टेल्स, ये सब अंदर की तरफ घुस जाएंगे। ओके, दे विल बी बरीड इनसाइड टू अवॉइड द एक्वस कंडीशन। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो फॉर्मेशन होती है ना, ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, समझ रहे हो। और ये कब होती है, जब आप सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स को डालोगे कहां पर, एक्वस कंडीशन में। ठीक है, तो इनका जो हेड होता है, जो पोलर ग्रुप होता है, हेड होता है, वो एक्सपोज होता है बाहर की तरफ, और जो टेल्स होती है वो एक्सपोज होती है अंदर की तरफ। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं किधर, लिपोसोम्स और मिसल्स की तरफ। तो अब देखो ये जो अरेंजमेंट आपने देखी, ठीक है, कि सारे के सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया पानी से बचने के लिए। तो ये जो अरेंजमेंट होती है, ये अरेंजमेंट ही होती है दो तरीके से। ठीक है, दीज अरेंजमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स to avoid the aqueous condition, to stay away from the water molecules can be of two types। ठीक है, समझ रहे हो। ये दो तरीके से अरेंजमेंट हो सकती है, और वही दो तरीके कौन कौन से हैं, there are two structures that can be formed with the help of lipid molecules to avoid the water। और वो दो तरीके कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ पर two structures are possible। ठीक है, and what are they? तो एक तो है यहां पर आपका, एक होता है आपका फोस्फोलिपिड, आपको अच्छे से पता है। ये क्या है आपका, फोस्फोलिपिड्स। ठीक है, और अगर इस फोस्फोलिपिड का हो जाए हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस किसका, फैटी एसिड चेन का। यहां पर देखो आपको दो फैटी एसिड चेन नजर आ रहे होंगे। अगर इसमें से एक फैटी एसिड चेन का लाइसिस हो गया, मतलब ब्रेकडाउन हो गया, तो कितने फैटी एसिड चेन बचेंगे, ओनली वन। तो इफ हाइड्रोलिसिस अकर्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैटी एसिड चेन, देन व्हाट विल हैपन। तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा आपका वो कुछ इस तरीके का बनेगा, सिर्फ एक चेन आपकी यहां पर रह जाएगी। देयर विल बी ओनली वन चेन लेफ्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल।
और इस टाइप के लिपिड को आप क्या बोलोगे, फॉस्फोलिपिड तो बोलोगे नहीं, तो क्या बोलोगे, इसको बोला जाता है लाइसोफॉस्फोलिपिड। समझ में आ रहा है ना। अब यहां से कहानी की शुरुआत होती है कि लिपोसोम्स कैसे बनते हैं और मिसल्स कैसे बनते हैं, ठीक है, और दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो अब देखो यहां पर ध्यान से कि अगर अब आप इनको रखो एक्वस कंडीशन में, ठीक है, और इस टाइप के स्ट्रक्चर को अगर आप रखो एक्वस कंडीशन में, ठीक है, यहां पर क्या किया आपने, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। मान लो कि ये आपका फॉस्फोलिपिड है और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया आपने, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डाल दिए फॉस्फोलिपिड्स के, कहां पर, एक्वस एनवायरनमेंट में, और बहुत सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स लाइसोफॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल डाल दिए कहां पर, एक्वस कंडीशन में। तो क्या होगा, यहां पर ये जो आपने फ्लास्क लिया है इसमें क्या है, इसमें है वाटर मॉलिक्यूल, एक्वस कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसका, तो यहां पर क्या होगा कि देखो जैसे जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, तो स्ट्रक्चर देखो कैसे कैसा बनता जाएगा, कुछ ऐसा बनता जाएगा, ये सब आपस में जुड़ते हुए चले जाएंगे, है ना, समझ रहे हो, ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे, जितने भी पोलर हेड ग्रुप्स होंगे वो सब एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे ताकि वो अपने साथी को बचा सके। उनका साथी कौन है, बेचारा हाइड्रोफोबिक रीजन, जिसको पानी से लगता है डर, तो वो सब अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, देखो इनको बचाने के चक्कर में सारे आपस में अरेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पर देखो ध्यान से कि अगर ये सिर्फ ऐसे ही क्लोज होंगे तो पानी इसके अंदर भी घुस जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसे भी अरेंजमेंट होता है इसका, कुछ इस तरीके से, दो लेयर बनती है, एक नीचे से और एक ऊपर से, ताकि बीच में कोई भी स्पेस ना रहे जहां पर वाटर का मॉलिक्यूल जाकर रह सके और उसकी वजह से ये जो फैटी एसिड के चेन है वो अनस्टेबल हो जाए, ठीक है। तो दो लेयर बनती है। अब जैसे जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ये कैसा होगा, ये भी अपना, ये क्या होगा, यहां पर इसका जो अरेंजमेंट होगा और ज्यादा लार्ज होता चला जाएगा, और ज्यादा यहां पर मॉलिक्यूल्स अरेंज होते चले जाएंगे। तो अभी हम इसको बड़ा कर समझते हैं। तो आपको पता है कि ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। जार यहाँ पर हमारा थोड़ा छोटा पड़ गया है, बट कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इस तरीके का, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आपका बनता है इसको क्या बोलोगे आप, लिपोसोम बोलोगे या मिसल्स बोलोगे, थोड़ा सोचो, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलोगे आप लिपोसोम्स, ठीक है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है लिपोसोम्स। याद रखना, लिपोसोम के स्ट्रक्चर में कैसी लेयर बनती है, बाई लेयर, किसकी, लिपिड की, कौन से लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की। याद रखना इस बात को। तो अगर फॉस्फोलिपिड को, बहुत सारे फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को आपने एक्वस कंडीशन में डाल दिया, आर्टिफिशियल कंडीशन में, तो आपका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, लिपोसोम का स्ट्रक्चर बनेगा। समझ में आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि मिसल कैसे बनेगा। तो अगर आपने ये वाले इस लाइसोफॉस्फोलिपिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक्वस कंडीशन में डाल दिया तो इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, तो यहाँ पर देखो इनका जो अरेंजमेंट होगा, दे विल बी अरेंज्ड लाइक दिस, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ बाई लेयर, दो लेयर नहीं बनेंगे इसमें, ठीक है। ये ऐसे आपस में सारे जितने भी चेन्स होंगे फैटी एसिड के, हाइड्रोफोबिक, ये आपस में अंदर की तरफ अरेंज हो जाएंगे। तो इसमें जो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको बोला जाता है मिसल्स। समझ रहे हो। अब समझ में आया कि लिपोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मिसल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबल ज्यादा कौन सा होता है आपका, लिपोसोम्स। लिपोसोम्स आर
मच स्टेबल देन द मिसल्स। ठीक है, अभी हम इस लिपोसोम के एप्लीकेशंस की बात भी करेंगे कि लिपोसोम्स को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, बट उससे पहले, क्योंकि अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि फोस्फोलिपिड का अरेंजमेंट कैसे होता है और कौन से फोर्सेस होते हैं जो कि इनका अरेंजमेंट इस तरीके से बन जाता है। तो कौन सा फोर्स होता है, वो होता है आपका हाइड्रोफोबिक फोर्स। और वो हाइड्रोफोबिक फोर्स क्या होता है, वो किसी टाइप का कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता, देयर इज नो फिजिकल इंटरेक्शन बट देयर इज हाइड्रोफोबिक फोर्स। ठीक है, एंड दोस काइंड ऑफ हाइड्रोफोबिक फोर्स comes into existence to avoid the aqueous condition, to avoid the water molecules। ठीक है, अब वो जो फोर्स, समझ रहे हो, जो फोर्स ये फोस्फोलिपिड की लेयर बनने में हेल्प कर रही है, ये जो मेम्ब्रेन बनने में हेल्प कर रही है, उस वही फोर्स एक और चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और उसको बोला जाता है आपका सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है। जैसे ही मेम्ब्रेन में ब्रेक डाउन होगा, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे वापस से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो उनकी जो हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, उनका जो हीलिंग नेचर होता है बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, बहुत स्पॉन्टेनियस होता है। और वो किसकी वजह से हो पाता है पॉसिबल, उसी फोर्स की वजह से जो फोर्स लिपिड मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में हेल्प करवाता है, उसी फोर्स की वजह से आपकी सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी होती है किसके पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। इसीलिए आप देखते हो ना स्किन्स वगैरह पे कहीं पे कट होता है तो 1-2 दिन में वापस वो हील हो जाता है ना, ये वही रीजन है। ठीक, और जो लाइफ जो ओरिजिन हुई है ना अर्थ पर, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही माना जाता है। क्योंकि जब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तब तक लाइफ वाज नॉट पॉसिबल ऑन दिस प्लैनेट। क्यों, क्योंकि खुद सोचो ना कि अगर कोई प्रोटीन बन भी रहा होगा, ठीक है, तो वो ओपन एनवायरनमेंट होगा, वो प्रोटीन कहीं स्टोर नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो निकल जा रहा है, लीक हो जा रहा है, क्योंकि कोई एक बाउंड्री नहीं है। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, जब लिपिड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, तो जब लिपिड मॉलिक्यूल्स बनने शुरू होंगे शुरू में, तो क्योंकि उनका लिपिड मॉलिक्यूल्स का नेचर कुछ कैसा था, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, तो उन्होंने एक अरेंजमेंट बनाना शुरू किया होगा। और गलती से बाय चांस जब उनका अरेंजमेंट इस तरीके का बन रहा होगा कि एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे होंगे, तो उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स आ गए होंगे, कुछ न्यूक्लिक एसिड्स आ गए होंगे, ठीक है, कुछ एंजाइम्स आ गए होंगे, और वो एक प्रिमिटिव सेल का फॉर्म उसने ले लिया होगा। तो कुछ इस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा। ठीक है, ऐसा हाइपोथेसिस है, लेकिन ये बहुत पॉसिबल है कि ऐसा ही हुआ होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हो। तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द क्रिएशन ऑफ लाइफ, ये और बोल सकते हो क्रिएशन ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया। तो ये जो लिपोसोम होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, इसका स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल। कैसा स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल। ठीक है, अब यहां पर एक नई टर्मिनोलॉजी आपको बता रहा हूं, ठीक है, बहुत कम जगह पे आपको बताई जाएगी या सुनने को मिलेगा। एक टर्म होता है ब्लैक मेम्ब्रेन। ब्लैक मेम्ब्रेन कभी सुना है क्या ये टर्म? अगर आपने सुना है तो मुझे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपने ब्लैक मेम्ब्रेन के बारे में सुना था, नहीं सुना, अगर पहली बार सुन रहे हो तो वो भी बताना, मुझे अच्छा लगेगा। तो ब्लैक मेम्ब्रेन किसको बोला जाता है? सिंपल है, देखो, अगर फोस्फोलिपिड का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो जाए स्फेरिकल फॉर्म में, तो इसको आप बोलोगे लिपोसोम। लेकिन अगर इनका अरेंजमेंट प्लेनर ही रह जाए, लीनियर ही रह जाए, ऐसा, तो उसको बोला जाता है आपका ब्लैक मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे ना पूछे, ऐसे भी आपको कुछ साइंस की कुछ अच्छी बातें पता होनी चाहिए जो दूसरों से आपको अलग बनाती हैं। तो ब्लैक मेम्ब्रेन के बारे में आज आपको पता चला, अगर नहीं पता था, अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है। तो अब ये पूरा डिस्कशन हो गया लिपोसोम्स के बारे में और मिसल्स के बारे में। अब आपको कुछ फंक्शंस पता होने चाहिए लिपोसोम्स के, कि हम आर्टिफिशियली भी लिपोसोम को यूज करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली हम लिपोसोम को यूज करते हैं कहाँ कहाँ। तो आपने सुना होगा कि लिपोसोम को एज ए व्हीकल यूज किया जाता है, एज ए वेक्टर यूज किया जाता है। कहाँ पर? कि ड्रग सप्लाई करने में, ठीक है ना,
टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए इसको यूज किया जाता है। और लिपोसोम्स के अंदर हम डीएनए, न्यूक्लिक एसिड डालकर बॉडी के अंदर भेजने की कोशिश करते हैं, प्रोटीन्स डालकर बॉडी के अंदर भेजने की कोशिश करते हैं। तो लिपोसोम्स आर यूज्ड एज ए डिलीवरी व्हीकल, ओके, फॉर द डीएनए, प्रोटीन्स एंड एज वेल एज ड्रग्स लाइक एंटी कैंसरस ड्रग्स। अभी बहुत सारा रिसर्च हो रहा है जहां पर एंटी कैंसरस ड्रग को बॉडी में डालने के लिए, बॉडी में स्पेसिफिकली जो कैंसरस सेल्स हैं उसको हील करने के लिए वहां तक लिपोसोम्स का सहारा लिया जा रहा है। लिपोसोम्स के अंदर जैसे ये जो स्पेस आपका देखो, ये लिपोसोम्स बहुत काम की चीज है, ठीक है। ये जो इसके अंदर ये जो स्पेस है ना, ये यहाँ पर ड्रग को रखा जाता है और इस लिपोसोम को टारगेट किया जाता है बॉडी में जहां पर भी कैंसर सेल्स प्रेजेंट हैं या इन्फेक्शंस प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिकली इसको यहाँ लिपोसोम्स को यूज किया जाता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है ना, ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं थी शुरू में, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं था कि ये फ्यूज करे, ठीक है। फ्यूजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी कि मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज नहीं कर पा रही थी, बहुत अनस्टेबल था। तो वहां पर क्या हुआ, और दूसरी बात ये थी कि ये जो लिपोसोम्स हैं दे आर वेरी इम्यूनोजेनिक, ठीक है। क्योंकि आप बॉडी में बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल डाल रहे हो, लिपोसोम्स क्या है, अगर किसी की बॉडी में डाल रहे हो तो फॉरेन पार्टिकल ही है, तो वो ऐसे फॉरेन पार्टिकल रिएक्ट कर रहा था और जिसकी वजह से क्या हो रहा था, बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जा रहा था और लिपोसोम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता था, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यूज किया जाता है स्टेल्थ लिपोसोम। याद रखना ये टर्म स्टेल्थ, कभी कभी एग्जाम में आपके ये पूछ सकते हैं, स्टेल्थ लिपोसोम, स्टेल्थ लिपोसोम। अब ये स्टेल्थ लिपोसोम क्या होता है भाई? स्टेल्थ लिपोसोम का मतलब होता है कि ये जो आपका ये जो आउटर सरफेस है ना लिपोसोम का, ये यहाँ पर लेयरिंग की जाती है, लेयरिंग की जाती है किसकी, यहाँ पर लेयरिंग की जाती है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की, पैक की लेयरिंग की जाती है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हो पहले पैक के बारे में, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में, तो आपको पता होगा कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल यूज किया जाता है दो सेल्स को आपस में फ्यूज कराने के लिए। तो एज ए फ्यूजिंग रिएजेंट इसको यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है कि दो सेल के आपस में फ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था लिपोसोम का एडवांटेज। तो इतना जितना भी बेसिक चीज़ थी लिपोसोम्स के बारे में, मिसल्स के बारे में, जो बेसिक डिफरेंसेस थे स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में, वो मैंने आपको आज सारी चीज़ें बता दी। तो इससे पहले 2-3 वीडियोस और आ चुकी हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बहुत बेसिक्स हैं सेल बायोलॉजी के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। क्योंकि अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिक्स पता होंगे, क्लियर होंगे, तभी आगे जब हम बढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में, ठीक है, जहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले वाली वीडियोस जरूर देखें ताकि आपके आइडियाज़ क्लियर रहें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।